जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कानून और अवाम के साथ मैं हूं अवैस अब्दुल्ला। तो आजकल आपने मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल को बड़ी तेज़ी से तब्दील होते देखा है। कैसे एक प्राइम मिनिस्टर को तहरीक अदम एतमाद पेश करके उसको बरतरफ कर दिया गया और कैसे एक नए प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट कर दिया गया। तो इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद इफ्तिखारुल्लाह डिल्लू साहब, सीनियर एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो डिल्लू साहब, आपसे हमारा क्वेश्चन ये है कि तहरीक अदम एतमाद तो पेश हो गई, एक प्राइम मिनिस्टर चेंज कर दिया गया, तो उस प्रेसिडेंट के हवाले से आप क्या बताएंगे, क्या इसकी राय है कि इसको इनको तब्दील किया जाएगा या वही प्रेसिडेंट रहेंगे, और इस हवाले से प्रेसिडेंट की क्या क्वालिफ़िकेशन है? बहुत शुक्रिया अवैस। ये वाक़यातन आजकल सियासत में बड़ी गर्मा गर्मी है, और जिस तरह वज़ीर आज़म पाकिस्तान को ख़ास एजेंडे के तहत ओहदे से हटाया गया है और आजकल मज़ीद सदर पाकिस्तान को हटाने के बारे में भी सोचा जा रहा है, तो मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि सबसे पहले तो मैं अर्ज़ करूँ कि सदर पाकिस्तान इस मौजूदा सिनेरियो में उसको हटाना क्या ज़रूरी है, या मौजूदा गवर्नमेंट उसको हटाए बगैर उनका गुजारा नहीं हो सकता, या फिर इसको भी चलाया जा सकता है। तो नाज़रीन, सबसे पहले मैं अर्ज़ करूँगा कि ये जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के तहत इसकी इलेक्ट होते हैं। तो आर्टिकल 41 है, तो उसके तहत आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वो कहते हैं कि सदर पाकिस्तान जो एक यूनिटी ऑफ रिपब्लिक के सिंबल होते हैं वो इलेक्ट होते हैं। तो लिहाजा उसकी काबिलियत के लिए, उनकी क्वालिफ़िकेशन के लिए सबसे पहले मैं आपको अर्ज़ करूं कि उसकी एक क्वालिफ़िकेशन तो ये है कि वो सदर पाकिस्तान मुसलमान होना चाहिए। नंबर 2, उसकी क्वालिफ़िकेशन में ये बात है कि उनकी उम्र 45 साल से कम नहीं होनी चाहिए, और ये हर वो शख्स सदर पाकिस्तान बन सकता है जो 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 जिसकी काबिलियत पार्लियामेंटेरियन बनने की भी हो। और इस तरह ये सदर पाकिस्तान आर्टिकल 1 के तहत ये दोनों ऐवान ज़ेरी और ऐवान बाला, यानी ये नेशनल असम्बलीज़ और प्रोविंशियल असम्बलीज़, ये दोनों के इम्तजाज से दोनों को मिलाकर ये इनका इलेक्टोरल कॉलेज है, यानी जिनका इंतखाब का जो दायरा इख्तियार है वो 2 असम्बलीज़ हैं, नेशनल असम्बली और सूबाई असम्बलीज़। तो ये दोनों ऐवानों ने, जो लोअर पोर्शन है ऐवान ज़ेरी उसको कहते हैं, और ऐवान बाला जो पार्लियामेंट है, जो नेशनल असम्बलीज़ हैं, वो ऐवान बाला होता है। तो ये दोनों ने वोट कास्ट करने होते हैं और ये दोनों मिलके सदर का इंतखाब करते हैं। तो नाजरीन, मेरा दूसरा क्वेश्चन डिल्लू साहब से ये है कि सदर पाकिस्तान के लिए आइन की रूह से कौन से हाउसेस रायशुमारी करते हैं? अवैस, जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि आर्टिकल 41 है जो सदर का डोमेन यहाँ से शुरू होता है आर्टिकल 41 में। तो यहाँ ये मैंने गुजारिश पहले क्वेश्चन में भी आपसे कर दी कि इसकी क्वालिफ़िकेशन में तो ये 2 बातें होगी कि ये मुसलमान होना चाहिए और 45 साल से कम नहीं होने चाहिए, और फिर उसके बाद है कि इनका जो इलेक्टोरल कॉलेज है, जिसको हम कहते हैं कि इनको मुंतखब किसने करना है, तो पाकिस्तान में दोनों ऐवान, यानी पार्लियामेंट में जो नेशनल असम्बली है और जो हमारे नीचे चारों पाकिस्तान की सूबाई असम्बलीज़ हैं, प्रोविंशियल असम्बलीज़, तो ये इनका इलेक्टोरल कॉलेज है। इन लोगों ने, तमाम MPs ने और तमाम MNAs ने इनको वोट कास्ट करने होते हैं। तो नाजरीन, इसका जो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट है उसके लिए जैसे मैंने अर्ज़ किया कि दोनों ऐवान उसमें वोट कास्ट करेंगे, तो वो उनका इलेक्टोरल कॉलेज होगा। तो इस तरह अगर असम्बलियाँ टूट जाती हैं तो असम्बलियाँ तहलील होने की शक्ल में वो जो सदर पाकिस्तान होगा वो कम अज़ कम 60 दिन से कबल नहीं कर सकता, और अपने ओहदा ख़त्म होने के 30 दिन पहले तक उसने नए सदर का इंतखाब करवाना मैंडेटरी है। और इस तरह जब असम्बलियाँ टूट जाती हैं तो असम्बलियाँ टूट जाने की शक्ल में वो जनरल इलेक्शन होंगे। जनरल इलेक्शन के 30 दिन के बाद मैंडेटरी है कि सदर पाकिस्तान का इंतखाब हो जाएगा। और नाज़रीन, यहाँ मैं ये बात भी ऐड करता जाऊँ कि जो सदर पाकिस्तान का इलेक्शन
होगा, यानी दोनों ईवानों ने उसको वोट कर दिए, जो भी वट एवर रिजल्ट इट माइट मे बी, तो इसको किसी ट्रिब्यूनल में, किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, ये फाइनल है। बहुत शुक्रिया ढिल्लू साहब। तो हमारा नेक्स्ट आपसे सवाल ये है कि हमारे नाजरीन को बताइए कि सदर पाकिस्तान से ओथ कौन लेता है, हलफ बर्दारी इनकी कैसे होती है, और सदर पाकिस्तान के पास क्या क्या इख्तियारात हैं। अवैस, ये आर्टिकल 42 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का, तो ये प्रेसिडेंट के ओथ से मुतल्लिका है। तो सदर पाकिस्तान का जो ओथ लेगा वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, यानी सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा वो उनका हलफ लेगा, हलफ वफादारी। और उसमें जो चीफ जस्टिस, वो जो पाकिस्तान के सदर हैं, उनका हल्फ और एक पार्लियामेंटेरियन का हल्फ आलमोस्ट बराबर है, एक जैसे अल्फाज हैं। सिर्फ ये होता है कि चूँकि सदर पाकिस्तान पूरी फेडरेशन को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसको पाकिस्तान की अंदर कोई ऐसा काम उसका इंटेंशनली या अनइंटेंशनली ऐसा नहीं होगा जो कि फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होगा, और वो ओथ का हिस्सा तस्वर होगा कि वो पाकिस्तान की अंदरूनी सालमियत और बैरूनी सालमियत और पाकिस्तान के इस्तेहकाम के ख़िलाफ़ अपने फ़राइज़ की बजाअवरी का अहद करता है। तो ढिल्लू साहब, हमारा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि सदर पाकिस्तान की अगर डेथ हो जाती है या उनकी गैर मौजूदगी या वो रिज़ाइन दे देते हैं, तो उनके बाद कौन इनके इख्तियारात को यूज़ करता है और कर सकता है। तो अवैस, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है और नाजरीन को इसका इल्म भी होना चाहिए। जब सदर पाकिस्तान फ़ौत हो जाए, जब प्रेसिडेंट फ़ौत हो जाता है या अपने ओहदे से बर्खास्त हो जाते हैं या कोई एमरजेंसी में किसी और जगह जाना पड़ता है, तो उनकी गैर मौजूदगी में जो सेनेट का चेयरमैन होगा वो सदर पाकिस्तान के इख्तियारात जो है वो इस्तेमाल करेंगे। और अगर इसकी बहुत सारी मिसालें हैं कि अगर सदर पाकिस्तान चंद दिनों के लिए बैरून मुल्क जाते हैं या पाकिस्तान में नहीं रहते, तो ये ओहदा किसी लम्हे भी खाली नहीं होता। तो जो चेयरमैन सेनेट होते हैं वो एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान होते हैं, तो इस तरह से उनके इख्तियारात इस्तेमाल करने वाले शख्स चेयरमैन सेनेट होंगे। तो सर, हमें हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा कि सदर पाकिस्तान की जो एज है वो तो 45 ईयर्स होनी चाहिए, क्या जो एक्टिंग प्रेसिडेंट बनेगा उसकी भी 45 ईयर्स एज होनी चाहिए? अच्छा, हाँ, या अपना अवैस, ये बड़ा अच्छा है इंफॉर्मेशन के लिए कि अब तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ने एज लिमिट मुकर्रर की वो सदर पाकिस्तान की, वो है कि 45 ईयर से कम नहीं होनी चाहिए। ये तो एग्जैक्टली ऐसा ही है। अब चूँकि जो एक्टिंग प्रेसिडेंट होगा, एक्टिंग प्रेसिडेंट चेयरमैन सेनेट होंगे, तो अब चेयरमैन वो तो मुस्तकिल सदर नहीं है, तो उसकी अगर 45 साल से कम भी एज है तो फिजिबल है वो। और उसके लिए चंद साल पहले ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये डिफ़ाइन किया था कि वो चूँकि मुस्तकिल सदर नहीं है, लिहाजा वो तो उनको एक्ट कर रहे हैं इन द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट, तो वो फॉर सर्टेन टाइम है। तो उसके लिए वो जो कंडीशंस, जो रिजिडिटी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 में प्रेसिडेंट के लिए है, वो एक्टिंग प्रेसिडेंट के लिए नहीं, चेयरमैन सेनेट के लिए नहीं है। तो ढिल्लू साहब, हमारा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि जब ये प्रेसिडेंट रिज़ाइन करना चाहे तो ये किस को कहाँ रिज़ाइनेशन पेश करेगा? तो दूसरा हमारा क्वेश्चन ये है कि ये जो अब मौजूदा प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी साहब, ये दोबारा इलेक्ट हो सकते हैं, और क्या एक प्रेसिडेंट कितनी बार इलेक्ट हो सकता है? देखिए वैसे जो आर्टिकल 42 है ना, 43 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ये बताता है कि कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस, यानी प्रेसिडेंट का ऑफिस की जो कंडीशंस हैं उसके बारे में बताता है। तो आर्टिकल 44 है बेसिकली, जो दैट डील्स विद, जो सेकंड पोर्शन है आपके क्वेश्चन का, उसको डील करता है कि एक सदर पाकिस्तान की 5 साल की मुद्दत है आर्टिकल 5 के तहत, यानी 44 आर्टिकल के तहत ये 5 साल तक वो सदर रह सकता है। तो अब अगर फ़र्ज़ करें जो भी हालात थे वो रिज़ाइन करना चाहें या वो अपने ओहदा को छोड़ना चाहें या वो किसी तरीके से इसको कंटिन्यू ना करना चाहें, तो ये अपना ओहदा, अपना जो रेजिग्नेशन है, अपना इस्तीफ़ा जो है, ये कौमी असम्बली के स्पीकर को पेश करेंगे और ये चेयरमैन को भी पेश कर सकते, चेयरमैन सेनेट को भी ये अपना रेजिग्नेशन दे सकते हैं। और चेयरमैन जो सेनेट होंगे वो विदिन 3 डेज़ वो नोटिस जो भी होगा वो रेजिग्नेशन स्पीकर को भेजेंगे, तो स्पीकर इनका रेजिग्नेशन कबूल कर सकता है।
तो आपके सवाल का जो पहला पोर्शन है वो यहाँ मैं अर्ज़ करूँ कि सदर पाकिस्तान की कंसेक्टिव आर्टिकल 44 के तहत वो 2 कंसेक्टिव टर्म्स में सदर रह सकता है। मसलन उसको आसान लफ्ज़ों में मैं बता दूं, मसलन ये कि सदर पाकिस्तान जो अलवी साहब हैं हमारे, तो अलवी साहब का अभी एक टाइम तो रहता है 5 साल में, चूँकि ये 5 साल के लिए इलेक्ट हुए थे, तो ये अभी तकरीबन 3.25 साल हो गया, तो ये 1.25 साल तक तो ये भी रह सकते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद एक और टर्म फ़र्ज़ करें कि मौजूदा सिनेरियो में या यही असम्बली आती है, ये असम्बली कंटिन्यू करती है या नई असम्बली आती है, तो वो इनको सदर पाकिस्तान दोबारा इलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आर्टिकल 43 कहता है कि सदर पाकिस्तान 2 कंसेक्टिव टाइम यानी कि 2 दफ़ा मुसलसल वो सदर पाकिस्तान तो हो सकते हैं, इससे ज़्यादा वो सदर पाकिस्तान नहीं रह सकते। फिर कभी मौका मिले तो एक में स्किप करें या बीच में 2-4 साल ख़त्म हो जाएं, तो फिर अगर हालात बन जाए तो और बात है, लेकिन 2 कंसेक्टिव टर्म्स से ज़्यादा सदर नहीं हो सकता। दिलो साहब, हमारा अगला आपसे ये क्वेश्चन है कि हालात व वाक़यात के मुताबिक हमें ये बताइए कि जो अब नई गवर्नमेंट आई है वो पुरानी गवर्नमेंट के जो प्रेसिडेंट है उनको कैसे बर्खास्त करेगी और कैसे एक नया प्रेसिडेंट इलेक्ट करेगी। अवैस, बड़ा अच्छा है, ये बर्निंग इशू है, बल्कि करंट अफेयर्स का ये जो बेहतरीन सवाल है आज की इस सिटिंग का। तो मैं गुजारिश करूं कि अब चूँकि मौजूदा सिनेरियो में गवर्नमेंट चेंज हो गई, तो जो सदर पाकिस्तान हैं वो पुरानी गवर्नमेंट के हैं, पहले वाले इमरान खान की गवर्नमेंट के हैं, तो उनका भी अभी 1 साल और 4 महीने बाकी हैं। तो अब इनका कॉन्फिडेंस सपोज़ इन पे नहीं रहा, तो इसको हम कहते हैं कि इम्पीचमेंट कैसे हो सकती है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। तो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट या रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, तो ये आर्टिकल 47 है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, वो डिफ़ाइन करता है कि कौन कौन से हालात हैं जब सदर पाकिस्तान को उसके ओहदे से हटाया जा सकता है। तो नाजरीन, सबसे पहला जो आम हालात में वो जिस सवाल का जवाब भी आ जाएगा और आपके इल्म में भी इजाफा हो जाएगा। तो सबसे पहले है कि फ़िज़िकल या मेंटल इनएबिलिटी, यानी अगर सदर पाकिस्तान की फ़िज़िकल या मेंटल इनकैपेसिटी बन हो जाती है कि वो इस काबिल नहीं रहते कि वो मुल्क को चला सकें, वो मेंटली डिसऑर्डर हो जाता है या इनकैपेसिटी हो जाती है कि वो जहनी तौर पे कोई मसला हो जाता है, या वो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करते हैं, तो कोई उनका ग्रास मिसकंडक्ट है, ये अल्फाज कॉन्स्टिट्यूशन के हैं, तो उनको ओहदे से हटाया जा सकता है। फिर अगर दूसरी सूरत हाल अगर ये हालात बन गए कि उन पे एतमाद भी नहीं रहा, तो फिर भी उनको ओहदे से हटाया जा सकता है। तो हम अब देखते हैं कि उसका जो हटाने का तरीक़ेकार है वो थोड़ा सा पेचीदा है, लेकिन इतना पेचीदा नहीं कि उसकी समझ ना आए आम आदमी को। तो सबसे पहले जैसे मैंने अर्ज़ किया कि दोनों ऐवान यानी पार्लियामेंट, बड़ा नेशनल असम्बलीज़ और प्रोविंशियल असम्बलीज़, ये चूँकि सदर पाकिस्तान का इलेक्टोरल कॉलेज है, ये उनके वोटर्स हैं, तो ये उनका सादा अक्सरियत यानी मोर देन वन हाफ पोर्शन जो है वो उन पे अदम एतमाद करेगा कि ये सदर हमें नहीं चाहिए। तो उसके लिए वो अपना ये हाफ से ज़्यादा यानी सादा अक्सरियत से वो एक नोटिस रेजोल्यूशन वो स्पीकर को जाएगी अपने वोटरान की तरफ से यानी मेंबरान की तरफ से कि ये मौजूदा हुक्मरान, मौजूदा प्रेसिडेंट हमें नहीं चाहिए। तो नाजरीन, जब ये नोटिस मिल जाएगा चेयरमैन सेनेट को या स्पीकर कौमी असम्बली को, तो वो 3 दिन में नोटिस भेज देगा सदर पाकिस्तान को। अगर ये चेयरमैन को नोटिस है तो चेयरमैन वो नोटिस स्पीकर कौमी असम्बली को भेजेगा, और कौमी असम्बली का जो स्पीकर है वो उस रेजोल्यूशन या उसका नोटिस जो है विदिन 3 डेज़ वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को भेजेगा और उनको बताएगा कि ये आपके ख़िलाफ़ हमारे रिजर्वेशंस हैं और यहाँ जो पार्लियामेंटेरियन हैं वो ये महसूस करते हैं कि आपका सदर पाकिस्तान रहना अब मुनासिब नहीं, तो वो उनको समन करेंगे। फिर उसके बाद 7 दिन से पहले और 14 दिन से ज़ायद वो ये टाइम नहीं होना चाहिए, यानी कम अज़ कम 7 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन दोनों ऐवानों को, यानी ऐवान ज़ीरी वो जिसको सूबाई असम्बलीज़ कहते हैं
और पार्लियामेंट नेशनल असम्बली ऐवान बाला जिसको कहते हैं, उनका जॉइंट सेशन बुलाया जाएगा। जॉइंट सेशन में उस पर डिस्कशन होगी। तो सदर पाकिस्तान को जो स्टेट ऑफ चेंज है वो उसके बारे में उसको वहाँ डिस्कशन होगी। तो फिर वो सदर पाकिस्तान को उस रेजोल्यूशन का जो भी नटशेल होगा, जो कंक्लूशन होगा, सदर पाकिस्तान उसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपना मौक़िफ़ भी दे सकते हैं, अपना डिफेंस भी दे सकते हैं। तो अगर फिर भी वो कंक्लूशन इख्तिताम इस बात पे पहुंचता है, कंसेंसस नहीं होता, तो फिर 2/3 मेजॉरिटी के साथ दोनों ऐवानों में जितने भी, यानी टोटल इलेक्टोरल कॉलेज है, जितने भी वोटरान हैं, नेशनल असम्बली के मेंबरान और चारों सूबाई असम्बलीज़ के मेंबरान, इसका 2/3 हिस्सा वो फिर उस पर अदम इत्माद ज़ाहिर करेगा। तो फिर जो होंगे सदर पाकिस्तान, वो इन पे डिक्लेयर होगा कि सदर पाकिस्तान हैज़ बिकम फेल्ड टू बी फिट मैन टू कंटिन्यू एज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो ये आर्टिकल 47 के तहत इसका डिटेल दी गई है कि कैसे इसको इम्पीच किया जा सकता है, और ये उसका मुख्तसर तरीक़ेकार है। तो बहुत शुक्रिया डिल्लू साहब। तो अगला हमारा क्वेश्चन आपसे ये है कि जब सदर पाकिस्तान असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर देता है तो उसके बाद उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और क्या उनके पास इख्तियारात रह जाते हैं और क्या वो अपने पावर्स यूज़ कर सकते हैं? देखिए, वैसे ये बड़ा अच्छा और आवाम को जानने के लिए ये बड़ा अच्छा सवाल है। तो ये जो मैंने अर्ज़ किया था लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि प्रेसिडेंट टू एक्ट ऑन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ये जो होता है कि जो कोई वज़ीर आज़म होता है वो एडवाइस भेजता है प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट उस पर अमल करता है। जैसे ये आर्टिकल 48 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, जिसमें जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान होता है वो सदर को कोई एडवाइस भेजता है, उस एडवाइस पे मनुअन अमल करना प्रेरोगेटिव है, ड्यूटी है सदर पाकिस्तान की। तो ये आर्टिकल 48 है। अब 48 में मज़ीद उसने क्या करना है, फ़र्ज़ करें कि उसने एडवाइस की कि असम्बलियाँ तोड़ दी, उसने असम्बलियाँ सदर ने तोड़ दी, तो अब सदर के 2 इख्तियारात बाकी रह जाते हैं। नंबर 1 तो जब उसने एक्ट और एडवाइस कर लिया, अमल दरामद कर लिया, तो वो अपना राइट एक्सरसाइज करते हुए उसने असम्बलियाँ तोड़ देगा या तोड़ देता है, तो फिर वो 2 काम करेगा। नंबर 1 तो उसने अपनी असम्बलियाँ तोड़ने के बाद वो ही शेल का लफ्ज़ यूज़ करता है कि विदिन 90 डेज़, वो 90 डेज़ के अंदर अंदर नेक्स्ट इलेक्शन, जनरल इलेक्शन को प्रनाउंस करेगा। और नंबर 2 वो क्या करेगा, एक केयर टेकर अबूरी हुकूमत, केयर टेकर गवर्नमेंट का करेगा। तो ये 90 दिन का इंतखाब, ये मैंडेटरी है डिसोल्यूशन ऑफ असम्बलीज़ के बाद। और दूसरा काम है कि केयर टेकर गवर्नमेंट बनाएगा, तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर उसके बाद केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो इलेक्शन करवाएगी, इलेक्शन में नई असम्बलियाँ होंगी, और नई असम्बलियों के बाद वो जो प्रोसेस था जो कि ऑर्डिनरी कॉन्स्टिट्यूशन का, वो स्टार्ट हो जाएगा। तो डिल्लू साहब, आज का हमारा आपसे आखिरी क्वेश्चन ये है कि हमें और हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि रेफ़रेंडम क्या है और रेफ़रेंडम का क्या प्रोसीजर है। और माजी में हमें सुना है हमने कि सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन की बजाय रेफ़रेंडम करवाया है। तो देखिए वैस, ये बहुत अच्छा है। तो ये तारीख़ को जानने के लिए भी ये ज़रूरी है, ये सवाल बड़ा अच्छा है। ये रेफ़रेंडम भी ये प्रेरोगेटिव है उसका सदर पाकिस्तान का। अब रेफ़रेंडम क्या है, क्योंकि जब ये आर्टिकल 48 में वो उसकी मैंडेट ड्यूटी स्टार्ट होती हैं कॉन्स्टिट्यूशन में 48 आर्टिकल के तहत कि ये सदर पाकिस्तान ये काम करेगा। तो जैसा मैंने पहले सवाल में बताया कि 2 काम मैंडेटरी हैं 48 में। तो अगर वो सदर पाकिस्तान का रेफ़रेंडम क्या होता है, रेफ़रेंडम क्या है कि अगर सदर पाकिस्तान किसी महसूस करें कि नेशनल इशू है और मैटर में रेफ़र टू जॉइंट सिटिंग, वो जो जॉइंट सेशंस की जो सिटिंग्स हैं उनमें उनको रेफ़र करेगा कि भाई ये मैटर है, तो इसको हमने कंसेंसस करवाना है, आवाम से राय लेनी है। तो ये सिर्फ येस और नो में, इसके बारे में और कमेंट नहीं लेंगे वो। तो वो इलेक्शन की बजाय येस और नो में जो अवामी राय तलब करता था, सदर पाकिस्तान तलब कर सकता है, तो दैट इज़ नोन एज रेफरेंडम। उसकी माजी करीब में जो बेहतरीन मिसाल थी वो ज़ियाउल हक साहब ने, जो सदर पाकिस्तान भी थे, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे, तो उन्होंने रेफरेंडम करवा के
तो अपने ओहदे को इलांगेट किया, ओहदे को एक्सटेंशन दी। तो ये बड़ा एक मौकरी है कॉन्स्टिट्यूशन में, मजाक बना हुआ है आज तक कि रेफरेंडम भी इस मुल्क में होते रहे हैं। तो ये बाज़ सदर जो खैर ये जमहूरी एक्ट नहीं है, तो ये अवामी राय को जानने के लिए येस और नो में जवाब लेना, ये आर्टिकल 48 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के तहत सदर पाकिस्तान रेफरेंडम भी करवा सकता है। तो डिल्लू साहब बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें और हमारे नाजरीन को सदर पाकिस्तान के मतलब बताया, उसकी क्या क्वालिफ़िकेशंस है, क्या उसकी अहलियत है और कैसे उसका प्रोसीजर है सदर पाकिस्तान के इंतखाब का। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, और देखते रहिए प्रोग्राम कानून और अवाम।